आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। ये आधुनिक काल 1900 से लेकर आज तक का जो समय है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास का जो बंटवारा उन्होंने किया है, विभाजन जो उन्होंने किया है, उस विभाजन में उन्होंने 4 काल बताए। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया। वीर गाथा काल, पहला काल जो उन्होंने 1050 से लेकर 1375 तक संवत ईस्वी का उन्होंने प्रयोग, संवत शती का उन्होंने प्रयोग किया है। फिर उसके बाद 1375 से 1700 तक का जो समय है उसको उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा है और भक्ति काल भी कहा है। फिर उसके बाद 1700 से लेकर 1900 तक का जो समय है उसको उन्होंने उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल नाम से भी बुलाया है। फिर उसके बाद 1900 से लेकर आज तक का जो समय है उसे आधुनिक काल कहा जाता है। इस आधुनिक काल में स्टार्टिंग का जो समय है, आरंभिक जो समय है, वो भारतेंदु युग नाम से बुलाया जाता है। इस आधुनिक काल के आरंभ में जिन कवियों ने हिंदी साहित्य का सृजन किया उनमें प्रेमघन का नाम लिया जाता है। प्रेमघन, बद्री नारायण प्रेमघन और राधा कृष्णदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऐसे कुछ महान कवि हैं जो हिंदी साहित्य को रूढ़िवादिता से और शृंगारिकता से हटाकर एक नई दिशा और दशा को उन्होंने निर्धारित किया है और एक नई ओर जनता की तरफ इसको ले जाने का प्रयास किया है। पहली बार आधुनिक काल में यानी संवत 1900 के आसपास से हिंदी साहित्य समाज सुधार के लिए और जनता के लिए लिखना आरंभ हुआ। 1900 से पहले जो कविता थी, साहित्य था, वो राजा के लिए लिखा गया। जनता का उसमें विशेष ध्यान नहीं हुआ। समाज की समस्याओं के प्रति उसका कोई विशेष दृष्टिकोण नहीं था और एक आम आदमी और एक क्या कहते हैं दीन बेबस गरीब आदमी के प्रति उसका कोई रुझान नहीं था, उसकी कोई दृष्टिकोण नहीं था। कवि लोग उसकी चर्चा नहीं करते थे अपनी रचनाओं में। लेकिन 1900 के बाद एक पुनर्जागरण काल का जन्म होता है जिसके कर्ता धर्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 में इनका जन्म हुआ। सन 1850 में 35 वर्ष की उन्होंने आयु पाई, बहुत कम आयु उन्होंने पाई। 1885 में इनका देहांत हो गया, किंतु 35 वर्ष की अपनी आयु में उन्होंने हिंदी साहित्य के दशा को ही बदल दिया, उसकी दिशा को ही बदल दिया। उन्होंने जागरण भारतीय जनता में, जनमानस में जागरण लाने का प्रयास किया है और एक वे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। उन्होंने न केवल कविता की बल्कि उपन्यास लिखे, नाटक भी लिखे, निबंध भी लिखे। लगभग हर क्षेत्र में उन्होंने अपना कलम चलाया है और उनके इन सेवाओं को देखते हुए ये हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, इस आधुनिक काल में पहले के 50 वर्ष, लगभग 1900 से लेकर 1950 तक का समय उन्हीं के नाम से बुलाया जाता है, भारतेंदु युग कहकर। तो इस काल के बारे में यहाँ पर आपको जो प्रस्तुत किया गया है और भी बातें हैं वो मैं पढ़ूँगा, फिर उसके बाद उसे समझाने का प्रयास करूँ। संक्षिप्त में आपको बताते हुए आगे बढ़ूँगा कि ये भारतेंदु युग के बाद, भारतेंदु जो 50 वर्षों का हिंदी साहित्य सृजन हुआ 1900 के बाद, जिसकी जो भारत की स्वतंत्रता की क्या कहते हैं, भारत की स्वतंत्रता के लिए एक जागरण काल माना जाता है। जनता में जागरण लाने का प्रयास भारतेंदु आदि कवियों ने किया है, न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि भारत की लगभग मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में ये जागरण के बीज बोए गए हैं। क्योंकि देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी था। कवि लोगों ने आरंभ किया प्रयास। 1857 की क्रांति भी आपको मालूम है, ये लगभग ये 1857 के आसपास के ही कवि है हिंदी साहित्य जगत में। इनका जन्म 1850 में हुआ, फिर उसके बाद 1885 में इनकी मृत्यु हुई। 35 वर्षों में उन्होंने बहुत कम आयु में, मैं समझता हूँ 15-20 साल वो लिखे। अगर होश संभालने के बाद भी उन्होंने रचना करना आरंभ की। आरंभ में वे उर्दू में लिखते थे, फिर उसके बाद आपने हिंदी में लिखना आरंभ किया।
और एक कम आयु में, मैं समझता हूँ 15-20 साल की अपनी लेखनी में उन्होंने बहुत सारे पुस्तकों को लिख दिया है। मैं समझता हूँ लगभग इसमें शायद गिनाया जाएगा, बहुत सारे पुस्तकों को उन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य का भंडार उन्होंने जमा किया है। और उस समय उनके साथ दूसरे कवि लोगों ने भी, जैसे प्रेम घन का नाम ले रहा हूँ, और राधा कृष्ण दास है, अंबिका व्यास है। तो इस प्रकार के कवियों ने उस समय हिंदी साहित्य में एक जनता में जागरण लाने का प्रयास किया है। इसीलिए इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु काल भी कहा जाता है, इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। जो विषय यहाँ पर आपके पुस्तक में प्रस्तुत किया गया उसे मैं संक्षिप्त में पढ़कर समझाऊंगा। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ सन 1900 ईस्वी से माना है। ये ईस्वी नहीं है, ये संवत है, इसमें आप करेक्शन कर लेना चाहिए। ये भार्गव पब्लिकेशन की जिसके पास पुस्तक है मटेरियल की, उसमें देख लीजिए आप। 1900 संवत 1900 सन है से माना है। वस्तुतः भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही हिंदी साहित्य में नवयुग की चेतना के दर्शन होते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य की धारा को श्रृंगारकालीन परंपराओं और रूढ़ियों के बंधन से मुक्त कर राष्ट्रीयता और समाज सुधार आदि की नई दिशा की ओर प्रभावित किया। अतः सन 1850 से 1925 तक का समय 1850 से 1925 तक का समय आधुनिक हिंदी साहित्य का संक्रांति या संधि काल माना जाता है। अब देखिए, ये जो 1850 लिखा गया है ये क्षतिज सन है, ये ईस्वी है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सन में और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। तो ये 1850 में आप 57 ऐड कर देंगे तो 1907 हो जाएगा। यानी 1907 से 1925 में फिर आप 57 मिला लीजिए तो हो गए, कितने हो गए 80, 57 मीन्स 75, 82 हो गए। 1982 तक, 1907 से लेकर 1982 संवत इसको हम कहा जाए, क्योंकि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही हिंदी साहित्य का जो विवेचन हुआ है, विश्लेषण हुआ है, विभाजन हुआ है, उसको हम देख रहे हैं, उनकी दृष्टि से देख रहे हैं, तो हम संवत का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर संवत का जब हम प्रयोग कर कर आधुनिक काल का आरंभिक समय संवत 1900 मान रहे हैं, तो 1900 से लेकर लगभग 1980 तक 80 वर्षों का, 75 से 80 वर्षों का ये जो समय है, और वो समय आधुनिक हिंदी साहित्य में एक संक्रांति युग माना जाता है। एक क्रांति भरा हुआ, नए जागरण को जन्म देने वाला, भारतीय जनमानस को जगाने वाला, चेतना को जगाने वाला, उन्हें क्रांति के लिए आह्वान देने वाला काल माना जाता है, क्योंकि इसकी आवश्यकता थी। इसकी आवश्यकता थी 1925 यानी 1947 में हमको आज़ादी मिली, तो उसके लिए प्रयास बहुत पहले से आरंभ हो चुके थे। कवियों ने साहित्य में भी भारतीय जनमानस को जगाने का प्रयास किया। शोषण और दमन के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई और 1900 से लेकर संवत 1900 से लेकर ये कार्य आरंभ हो गया साहित्य के क्षेत्र में। 1900 से पहले की जो कविता है उसमें ये इस प्रकार के कोई गुण, संक्रांति, क्रांति के दर्शन नहीं होते हैं। जनता के बारे में कोई विशेष ध्यान कवियों का नहीं था। उनका ध्यान तो केवल पैसा कमाना था, रोटी कमाना कविता उनका साधन बन गई थी। साहित्य का प्रोडक्शन जो है राज दरबारों में होता था, इसीलिए समाज के बारे में, समाज के सुधार के बारे में, समाज की समस्याओं के बारे में, अंधविश्वासों के बारे में, जनता की समस्याओं के बारे में उनको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी। कभी लोग ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए वो कविता, वो साहित्य जो 1900 से पहले का था वो दरबारी साहित्य था। लेकिन भारतेंदु काल में, भारतेंदु हरिश्चंद्र के हिंदी साहित्य में आगमन के बाद ये जो हिंदी साहित्य का जो रास्ता है वो उन्होंने बदल दिया है। हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दे दी है, एक नई दशा दे दी है, जिसके कारण अब साहित्य जनता के समस्याओं को उजागर करने वाला और राष्ट्र प्रेम को जगाने वाला और राष्ट्रीयता के प्रति मर मिटने की भावनाओं को पैदा करने वाला और देश के बारे में, समाज के बारे में, समाज की समस्याओं के बारे में सोचने पर जो है कवियों को उन्होंने बाध्य किया और साहित्य इसी प्रकार का लिखा जाने लगा। तो एक गत्यात्मकता अर्थात मध्यकालीन जड़ता से विरोध करते हुए
हिंदी साहित्य में निरंतर चलने की प्रक्रिया आ गई है। श्रृंगार रस, जड़ता, रूढ़िवादिता के स्थान पर राष्ट्रीय प्रेम, परिवर्तनशीलता, मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ जुड़ना आदि साधारण जनता के निकट तक जाने का प्रयत्न रहता है। दूसरा आधुनिक शब्द का अर्थ होता है कि भौतिकवादी दृष्टिकोण। व्यक्ति के आसक्ति यहाँ पारलौकिक न होकर नवीन विषय एवं वस्तुओं के प्रति प्रेम दिखाई देता है, अर्थात सुधार, परिष्कार और अतीत का पुनरुत्थान नवीन दृष्टिकोण भौतिकवाद से देखने लगा। तो मैंने अभी जो बातें आपको बताई है लगभग वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। आधुनिक शब्द से जो तात्पर्य है, जो पुरानापन, जो मध्ययुग में जो भी विशेषताएं थी साहित्य की, उसको हटाकर एक नया दृष्टिकोण जन्म दिया गया, उसीलिए उसको आधुनिक कहा गया। और उस आधुनिकता के अंतर्गत जो पुरानी जो श्रृंगार परक कविताओं को लिखने की एक ही प्रकार की जो मानसिकता थी कवियों में, कवि जो आदी बन गए थे, बस नारी 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 के पीछे भाग रहे थे। मैं यूँ कहूँ तो ना कवि नहीं बल्कि जनता और राजा और प्रजा सब के सब विलास में जीवन में डूबे हुए, नारी के सौंदर्य से और प्रेम के प्रसंगों से उनको मन भाता था, उनको मज़ा आता था और उनको एंटरटेनमेंट होता था। तो ऐसी मानसिकता को आधुनिक काल में आने के बाद कवियों ने दफन किया और नए युग में नई प्रकार की वाणी से जनता के करीब तक जाकर जनता की समस्याओं को देखने का प्रयास इस साहित्य ने किया। और इसीलिए इसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है, इसको जागरण काल कहा जाता है और सुधार और परिष्कार का काल कहा जाता है इस काल को। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र जी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य को इतिहास लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों में नगेंद्र जी की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको भी ज़्यादा मान्यता मिली है। तो उनके अनुसार उन्होंने बताया कि भारतेंदु काल जो है सन 1857 से 19 तक का है। उन्होंने आधुनिक काल का काल विभाजन किया है। अब देखिए आधुनिक काल में भी अलग अलग विशेषताओं को लेकर समय बढ़ गया है, तो वो जो समय है उन समयों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, फिर उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस प्रकार नए नए प्रकार की मानसिकताएं कवियों में जन्म ली। क्योंकि कवि कविता करता है तो एक ही प्रकार की कविता करते करते वो उब जाता है। काव्य के क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, आपको तो मालूम है। न केवल हिंदी साहित्य बल्कि भारत के और समस्त विश्व के साहित्य का अवलोकन करेंगे तो ये बात स्पष्ट होती है कि कवि लोग कविता जब करते हैं तो एक ही प्रकार की कविता नहीं होती है। कुछ समय तक वो कविता लिखी जाती है और टेस्ट होता है, फिर उसके बाद उसमें परिवर्तन आता है और फिर वो उसके बाद फिर परिवर्तन आता है। इस प्रकार हर क्षेत्र में परिवर्तन आते रहता है, तो साहित्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन आता रहा है। अब जबकि भारतेंदु काल में भारतेंदु, हरिश्चंद्र, प्रेमघन और राधा कृष्ण दास आदि कवियों ने जो जड़ता और जो रूढ़िवादिता, जो श्रृंगारिकता थी साहित्य में, उसको हटाकर एक जागरण के काल के रूप में जनता के करीब जाकर जनता के समस्याओं को देखा। फिर उसके बाद द्विवेदी काल में भी इसी प्रकार की भावनाएं थी लगभग। फिर द्विवेदी काल के बाद कवि लोगों में एक परिवर्तन आया और उन्होंने प्रकृति पर कविता करना आरंभ की और प्रकृति पर कविता करने के बाद फिर परिवर्तन आया। छायावाद कहते हैं प्रकृति पर लिखना। फिर उसके बाद प्रगतिवाद का युग आया। फिर प्रगतिवाद के युग में कवि लोग अब प्रकृति के बारे में कम लिखते थे और प्रगतिवादी भावनाएं यानी गरीबों का पक्ष लेना, अमीरों का विरोध करना, कार्ल मार्क्स लेनिन के विचारों से प्रभावित होकर काव्य लिखे जाते थे। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद प्रगतिवाद रूपी रचनाएं लगभग कम हो गई। फिर प्रयोगवादी रचनाएं आरंभ हो गई। प्रयोगवाद में नए नए प्रयोग होने लगे, छंद अलंकारों को लेकर, शब्द चयन को लेकर और काव्य को और गद्य को प्रस्तुत करने को लेकर नए नए विचार और नए नए क्या कहते हैं छंद अलंकार प्रयोग किए जाने लगे। तो नए नए प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में हुए तो उसे प्रयोगवाद का नाम दिया गया। आग्नेय इसके प्रवर्तक माने गए। फिर उसके बाद नई कविता का दौर शुरू हुआ जो आज हम नई कविता में ही है। नई कविता में भी इस प्रकार की प्रयोगवादी विचारधारा ही पनपी और आगे बढ़ी।
और आज का जो दौर है वो नई कविता का दौर है। तो ये हिंदी साहित्य के इतिहास में ये जो आधुनिक काल का जो विभाजन हुआ है नगेंद्र जी ने किया है, उसको एक बार देखिए आप। पुनर्जागरण काल, पहला काल जिसको भारतेंदु युग कहा जाता है, और उसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, नवजागरण काल भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा 1857 से 1900 तक। अब यहाँ पर ये सन शब्द का प्रयोग हुआ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1857 सन, तो इसमें आप 57 ऐड कर देना, 57 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, लगभग 1914, 1914, यानी संवत 1914 से नागेंद्र ने आधुनिक काल का आरंभ माना है। तो भारतेंदु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 19 से माना है। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इस काल के शुरुआती जो समय है, इसके जो प्रतिनिधि कवि है, इसके जो प्रवर्तक है वो भारतेंदु है। और भारतेंदु का जन्म 1907 में हुआ, संवत 1907 में हुआ, यानी सन 1850 में हुआ। सन 1850 मीन्स संवत 1907 में हुआ। तो अब उन्हें पैदा होते ही तो कविता नहीं लिख सकते ना, उनको तो समय लगेगा थोड़ा। तो उसके बाद जो 50 वर्ष 1907 से लेकर लगभग आप आगे बढ़िए, 50 वर्ष उसमें ऐड कर लीजिए, तो ये जो समय है 1900 संवत 1900 से लेकर 1950 भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल को बताया गया है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, 1900 से लेकर 1950 तक। तो नगेंद्र जी के अनुसार यहाँ पर काल विभाजन हुआ है। तो नगेंद्र कहते हैं 1857 से लेकर 1900 तक का समय ये सन है, सन ईसा मसीह की शती है। और आपको मालूम है कि 1857 में क्रांति हुई थी, सिपाहियों का विद्रोह, सिपाही ला तिరుగుबाट जिसको कहा जाता है। ये क्रांति का बीज जो है देश की आज़ादी के लिए वहीं से माना जाता है। ठीक है, तो ये वही काल था, ये वही समय था जब हिंदी साहित्य में कविता लिखी जा रही थी, और कविता को एक नया मोड़ मिल गया था, एक नया मोड़ मिल गया था। उसके बाद का जो समय है जागरण सुधार काल। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पहला तो पुनर्जागरण काल, फिर उसके बाद जागरण सुधार काल। जगाना और सुधार करना, समाज के कई समस्याएं हैं, जनता के जीवन के बहुत सारे समस्याएं हैं और कमियां हैं, उनमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। कमजोरियां हैं, उनमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे जगाने का काल जो है वो 1900 से 1918 तक का माना है नगेंद्र जी ने। तो लगभग उनके अनुसार ये 18 साल का समय द्विवेदी युग का माना है नगेंद्र जी ने। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लगभग 25 वर्ष माना है इसे, 1950 से लेकर 1975 तक उनके काल विभाजन में, यानी 25 वर्षों का उन्होंने ये द्विवेदी काल माना है। तो यहाँ पर देखिए छायावादी, उसके बाद द्विवेदी काल जो है 1900 से लेकर 1918 तक उन्होंने माना है। तो ये द्विवेदी काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो इस काल के कर्ता धर्ता और प्रवर्तक माने गए हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य की जो सेवाएं की है लगभग 25 वर्षों तक, और हिंदी साहित्य को विकसित करने में, हिंदी साहित्य के भंडार को संग्रहित करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है अपनी पत्रिका सरस्वती के द्वारा। सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य की जो कलकत्ता से निकलती थी, बंगाल से, और उस समय ये बहुत जानी मानी पत्रिका थी जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की इस पत्रिका सरस्वती में जिसका लेख छपता था, निबंध छपता था या कविता छपती थी, कुछ भी रचना छप जाती थी, तो उसे उस वक्त का देश का महान कवि लेखक माना जाता था। इतनी महानता उस समय सरस्वती पत्रिका को थी। तो जितने भी लोग उस समय कवि बने वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से ही बने, और उन्होंने खड़ी बोली में सुधार के लिए सुझाव भी दिए, और कवियों को कविता लिखने और साहित्य का सृजन करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। और उनके सरस्वती पत्रिकाओं में महान लेखों को जो है, हिंदी साहित्य के महान लेखकों को उन्होंने, कवियों को उन्होंने जन्म दिया पत्रिका के द्वारा। इसीलिए उनकी जो असीम सेवाएं हैं, 25 वर्ष, लगभग 25 वर्ष तक उनकी जो असीम सेवाएं हिंदी साहित्य के लिए है,
तो उसे देखते हुए उस समय को उनके नाम से बुलाया जाता है, द्विवेदी काल कहकर। इससे पहले का जो समय था वो उसे भारतेंदु काल कहकर बुलाया गया है, क्योंकि भारतेंदु उस वक्त के प्रवक्ता माने जाते हैं, हैं? तो उसके बाद जो है ये 25 वर्ष लगभग द्विवेदी काल नाम से बुलाया गया। द्विवेदी युग कहा जाता है, द्विवेदी काल कहा जाता है, उनके नाम से इस समय को बुलाया जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार हम विभाजन यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि आधुनिक काल का जो विभाजन आपको पुस्तक में दिया गया है वो डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार दिया गया है। अब जो कि काल विभाजन दिया गया है 4 कालों का, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिया गया है और शती उसमें सम्मत का प्रयोग हुआ है। लेकिन अब आधुनिक काल की जब बात आई, आपको आधुनिक काल जब पढ़ाया जा रहा है तो फिर इसके अंतर्गत आपको जो काल विभाजन, जो उपकाल विभाजन किसको जो कहा जाता है, यानी आधुनिक काल में जो अलग अलग समय काल बताया गया है उसका विभाजन नगेंद्र के अनुसार किया हुआ उसे बताया जा रहा है। और डॉक्टर नगेंद्र के पुस्तक में शती जो इस्तेमाल की गई है तो वो सन है ईसा मसीह की मृत्यु के समय से जो गिनती होती है सन, जो आज हम क्या है 2020 का आज जो समय गिना जा रहा है, ये सन, इसका प्रयोग नगेंद्र ने किया है अपनी पुस्तक में। इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये सन में अगर 57 आप ऐड कर देंगे तो संवत आ जाएगा आपको, ठीक है। तो क्षयवादी काल उसके बाद आरंभ होता है द्विवेदी काल के बाद। 1918 तक मैंने आपको बताया नगेंद्र जी के अनुसार ये द्विवेदी युग माना जाता है। फिर उसके बाद जब टेस्ट बदल गया, टेस्ट क्या हुआ, कभी लोग कविता जब करते थे, राष्ट्रीय जागरण की बात करते थे, जगाने की बात करते थे, चेतना की बात करते थे, देश की आज़ादी की बात करते थे, भाषोई भी जनता को जगाते थे, हाँ, नए नए कविताओं को प्रस्तुत करते थे। उसके बाद वो लोग थक गए, कवि लोग थक गए। अब वो प्रकृति में विश्राम करना चाहते थे, अब प्रकृति के गोद में सोना चाहते थे। मुझे प्रकृति शब्द सुनते ही पंत जी की वो पंक्तियाँ याद आ गई, बहुत मशहूर पंक्तियाँ हैं। सुमित्रा नंदन पंत, मैं शायद आपको क्लास में इससे पहले पढ़कर भी सुनाया था। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोशन, छोड़ अभी से इस जग को। तो कवि जो है अपने बाले से कह रहे हैं, अपनी प्रेयसी से कह रहे हैं कि मैं अब थक गया हूँ, मैं प्रकृति की गोद में विश्राम कर रहा हूँ और तू ये समझती है कि तेरे बाल जाल से प्रभावित होकर मैं तेरी तरफ आकर्षित होकर आ जाऊँगा, तो तू गलत समझती है, क्योंकि तेरी बालों की जो छाया है उससे ये प्रकृति की छाया है मुझे भली लगती है और मुझे यहाँ पर ठंडापन महसूस होता है, तो मैं यहाँ पर विश्राम करना चाहता हूँ। इस प्रकार की जो कविता है लिखना आरंभ हो गया था। अब कवि प्रकृति के गोद में सोकर आराम करना चाहता था, वो आज़ादी के लिए भड़काने और लड़ाने के जो कविताएं लिख रहा था, जगाने के कविताएं लिख रहा था, उससे ऊब कर तंग होकर अब प्रकृति की तरफ आकर्षित हुआ था। इसका एक और कारण भी था कि अंग्रेज़ी साहित्य में लगभग ये जो रोमांटिसिज्म है, छायावाद है, छायावाद को अंग्रेज़ी साहित्य में रोमांटिसिज्म कहते हैं। जॉन कीट्स, वर्ड्सवर्थ और टी.एस. इलियट ऐसे कवि लोग वहाँ पर रोमांटिक कवि के रूप में नाम कमा चुके थे। रोमांटिसिज्म वहाँ पर अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। तो वहाँ से, क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत में अब मुग़ल सल्तनत के समाप्त होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आदि की स्थापना हो गई और अंग्रेज़ों का जो है यहाँ पर राज और शासन कायम हो गया था और अंग्रेज़ी साहित्य का प्रभाव भारतवासियों पर आपको मालूम है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। न केवल रहन सहन, वेशभूषा, बल्कि उनकी भाषा और उनके साहित्य का भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। और वेशभूषा, रहन सहन के जो प्रभाव है वो तो अंग्रेज़ लेकर चले गए, लेकिन अंग्रेज़ी और उनके साहित्य को यहाँ पर छोड़ कर गए और उनकी भाषा का, यानी अंग्रेज़ी भाषा का और अंग्रेज़ी साहित्य का आज भी सारे विश्व में, न केवल भारत में बल्कि सारे विश्व में एक विशेष प्रभाव देखा गया है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि वो समय जबकि द्विवेदी काल का जो समय था, वो जगाने का काल होने के बाद कवि अब कविता करने के लिए प्रकृति को अपना माध्यम बनाया। इसके लिए अंग्रेज़ी साहित्य का प्रभाव था। ये मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी साहित्य में रोमांटिसिज्म
पूरी अपनी सीमा तक गया था और उसका प्रभाव भारत के विभिन्न भाषाओं पर, जिसमें साहित्य सृजन हो रहा था, उन पर गिरा और सभी भारतीय भाषाओं के साहित्यों में छायावाद के अंकुर गिरे, बीज गिरे और अंकुरित हुआ, विकसित हुआ छायावाद। जैसे अगर हम तेलुगु साहित्य को लेंगे तो ये वही समय है जबकि तेलुगु साहित्य में भी भाव कवित्वम नाम से कविता लिखी जाती थी, जिसको भाव कवित्वम को तेलुगु में हिंदी में छायावाद कहते हैं। तो इस प्रकार की कविता वहाँ पर भी लिखना आरंभ हो गई थी। तो ये जो समय था 1918 से लेकर 38 तक का मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी। लगभग 20 वर्षों तक उन्होंने माना कि ये छायावाद का युग था। और छायावाद के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी शायद बताया था कि इसके 4 पिलर्स माने जाते हैं, चतुष्टय, कवि चतुष्टय माने जाते हैं, प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला। ये 4 कवि छायावाद के महान कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इनकी जो रचनाएं हैं इसमें प्रकृति बोलने लगती है। पंत जी की पंक्तियां तो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, निराला की 4 पंक्तियां भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उनकी कविता है जूही की कली, जो छायावाद का परिचायक है। वैसे तो निराला एक प्रगतिवादी कवि भी है और छायावादी कवि भी है। छायावाद के बाद जो प्रगतिवाद है वो छायावाद और प्रगतिवाद के बीच में आते हैं। इनकी कविताओं में प्रगतिवादी भावनाएं भी है और छायावादी भावनाएं। जूही की कली में उन्होंने लिखा है, एक कली का वर्णन करते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, प्रिय स्नेह स्वप्न मग्न, वह कोमल तरु अरुणी जूही की कली। तो एक छोटी सी कली जो है पत्ते पर सो रही है, तो पत्ता उसके लिए शैया है और पवन के इंतज़ार में है। पवन यानी हवा के इंतज़ार में है। पवन उसका प्रियतम है और वो जब आता है तो उसे झकझोर कर उठाता है। अपने प्रियतम को देखकर प्रेयसी प्रसन्न हो जाती है। तो देखिए भावनाएं श्रृंगारपरक भावनाएं हैं। ऑफकोर्स ये इसका हम इनकार नहीं कर सकते, ये श्रृंगारपरक भावनाएं ही हैं। यानी प्रेम को ही दर्शाया जा रहा है, प्रेयसी और प्रियतम के प्रेम को ही बताया जा रहा है। और जब प्रेयसी और प्रियतम की बात होती है तो भले ही वो संयोग होने दीजिए, वो वियोग होने दीजिए, वो श्रृंगार ही है, श्रृंगार की रचना ही है। तो ये कविता में भी भावनाएं श्रृंगार के ही है, किंतु प्रस्तुत करने का ढंग अलग है। यहाँ पर कली और पवन, हवा और पत्ता, बेल, झाड़, ये इसके द्वारा कवि अपनी भावना को व्यक्त कर रहा है। लेकिन मध्ययुग की बात, हम मध्ययुग नहीं, स्पेशली रीतिकाल में हम चले जाएंगे तो वहाँ पर ये कली, पत्ता, पवन इसका इस्तेमाल नहीं होता था। डायरेक्ट नायिका का ही नाम लिया जाता था। अपने नायिका को कोई नाम दिया जाता था, नायक को कोई नाम दिया जाता था। शैया का अगर उपयोग करना पड़े तो शैया शब्द का उपयोग किया जाता था। समझ रहे आप लोग? तो भावनाओं को एकदम डायरेक्ट प्रस्तुत किए जाते थे। इसी तरह प्रकृति को आलंबन बनाकर प्रकृति के माध्यम से कविताएं नहीं होती थी। तो ये नए प्रकार की जो क्या कहते हैं टेस्ट है, ये इसको छायावाद कहते हैं, जिसमें प्रसाद, पंत, वर्मा, निराला, ये चतुष्टय, कवि चतुष्टय छायावाद के 4 महान पिलर्स माने जाते हैं। ये समय 20 साल नगेंद्र ने माना। फिर उसके बाद का जो काल आया छायावादोत्तर काल, उसको प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, ये लगभग 1938 से लेकर 53 तक माना गया है। प्रगतिवाद, छायावाद के बाद प्रगतिवाद का समय माना जाता है। प्रगतिवादी कविता तो मैंने आपको बताया कि समाज में जिसे साम्यवाद कहा जाता है, मैं पिछली क्लास में बहुत पहले आपको बताया था, समाज में जिसको साम्यवाद कहा जाता है और राजनीति में जिसको मार्क्सवाद कहा जाता है, हिंदी साहित्य में उसी को प्रगतिवाद कहा जाता है। यानी कार्ल मार्क्स और लेनिन की जो विचारधारा है उससे प्रभावित कवि गरीबों के पक्ष में, मजदूरों के, दीन बंधुओं के पक्ष में होकर पूंजीपतियों और अमीरों के विरुद्ध में कविता लिखते हैं और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो वो कविता, वो साहित्य है हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से बुलाई जाती है। इसके लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत पहले निराला के बारे में जब पढ़ा रहा था
तो वो 4 पंक्तियाँ उनकी अपनी कविता कुकुरमुत्ता की मैंने आपको सुनाई थी। वो कौन सी पंक्तियाँ हैं बता सकते कोई? अबे सुन बे गुलाब। देखिए किस वाणी में उन्होंने पूंजीपति को ललकारा है। अबे सुन बे गुलाब, गुलाब यानी गुलाब का फूल है, लेकिन यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है और गुलाब के फूल के माध्यम से उन्होंने पूंजीपति को ललकारा है। अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई तूने खुशबू रंगे आप, भूल मत गर पाई तूने खुशबू रंगे आप, खून चूसा तूने खाद का असिस्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। उन्होंने कैपिटलिस्ट कह के गाय। अब किसी को कैपिटलिस्ट कहेंगे तो गाली से कम नहीं है। पूंजीपति, कैपिटलिस्ट कहते हैं पूंजीपति को, पूंजीपति कहते हैं करोड़पति को, पैसा जिसके पास धन संपत्ति बहुत है। इकोनॉमिक भाषा में मैं आपको कहूँगा, तेलुगु में कहूँगा तो मूलधनम एवर दग्गरैते ఎక్కువగా ఉంటుందో పెట్టుబడి పెట్టే పెట్టుబడిదాरी వ్యవస్థలో పెట్టుబడిదారులు जिसको कहा जाता है उसको पूंजीपति कहा जाता है। పెట్టుబడి పెట్టే స్తోమత ఉండే वारू, कोटीश्वरुలు, धनवान लोग, करोड़पति लोग जो होते हैं उनको उन्होंने यहाँ पर ललकार कर निराला ने कहा कि तुमने गोल मटोल होकर बड़े सुंदर होकर आज समाज में एक स्थान को स्थापित किया है, तो एक बार देखो कि तुम इस स्थिति को पाने के लिए कितना खून खाद का चूसा है। खाद का चूसना यहाँ पर श्रमिकों, दलितों, बेबसों, गरीबों का खून चूसने की तरफ यहाँ पर इशारा किया है निराला जी ने। फिर कहीं तुम आज इस स्थिति पर कैपिटलिस्ट बनकर खड़े हो। इस प्रकार उनका अपना गुस्सा पूंजीपति समाज के प्रति जो है निराला जी ने प्रस्तुत किया है। यही प्रगतिवादी भावनाएं हैं। अब ये प्रगतिवादी भावनाओं के लिए मैं एक और आपको निराला जी की एक कविता का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया कविता है, आप चाहे तो सर्च करके नेट पर भी पढ़ सकते हैं या नहीं तो लाइब्रेरी से भी पढ़ सकते हैं। वाह तोड़ती पत्थर, एक श्रमिक स्त्री का उन्होंने वर्णन किया है। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वाह तोड़ती पत्थर कविता है, बहुत बढ़िया कविता है जिसमें उन्होंने एक पत्थर तोड़ने वाली नारी का वर्णन किया है। धूप का समय है और तमतमाती धूप है, कोई छायादार पेड़ नहीं है, वहाँ बैठकर वो पत्थर तोड़ रही है। समर का सीज़न चल रहा है। अब देखिए उसका वर्णन निराला कर रहे हैं, दिल को छीने वाला वर्णन वो निराला जी का। एक गरीब, बेबस, लाचार मजदूर जो है उसके लिए कोई छाया भी नहीं है। तो हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो मजदूरी करते हैं तो सूरज को दोस्त बना लेते हैं और तन उनसे धूप से दोस्ती कर लेता है, लू उन्हें ठंडी लगती है। ऐसे भी श्रमिक हैं। निराला ने उसे बताया बहुत बढ़िया ढंग से। एक और कविता भी मुझे याद आई थी निराला जी की, भिक्षुक कविता भी बहुत बढ़िया कविता है जो प्रगतिवादी भावनाओं को जन्म देने वाली और एक गरीब व्यक्ति की दीनता, गरीबी और भूखमरी की जो स्थिति है उस स्थिति को उन्होंने एक भिक्षुक के सहारे प्रस्तुत किया है कि वो ऐसा लाचार और बेबस है और उसको खाना नहीं मिलता है। तो क्या हुआ है, उसका पेट और पीठ दोनों चिपक गए। ऐसा लगता है कि उसको पेट नहीं है, देने वाले ने पेट तो उसे दिया लेकिन इसका पेट गायब हो गया खाना नहीं खाने की वजह से, भूखमारी से, और वो पीठ बन गया। पीठ ऐसा लग रहा केवल पीठ है, उसको पेट नहीं है। चल रहा है तो लकुटिया टेक और लकड़ी के सहारे वो चल रहा है, वरना उसके लिए चलने के ताकत उसके पैरों में नहीं है। बस जो बैसाखी है और जो लाठी है वो लकुटिया लेकर ही वो चल रहा है। अब उसका बहुत अच्छा वर्णन वो आगे कर रहे हैं कि क्या क्या है उसके साथ, कैसी कैसी स्थितियों से वो गुजर रहा है। तो ये जो स्थिति है काव्य में, ये प्रगतिवाद में हम देखते हैं। प्रगतिवाद से पहले फिर ऐसी भावनाएं नहीं थी, वो भावनाएं अलग थी। जागरण की भावनाएं थी, जागरण सुधार की भावनाएं थी, समाज को लेकर, समाज की समस्याओं को लेकर, देश की आज़ादी को लेकर ये बातें कविता में स्थान बना ली थी। लेकिन उसके बाद अब जबकि आज़ादी की बातें समाप्त हो गई और छायावादोत्तर का काल आया, तो जब 1953 तक मीन्स अब देश आज़ाद हो चुका था। आज़ादी से ज़रा पहले और आज़ादी के बाद ये प्रगतिवाद जो है आज़ादी से ज़रा पहले ही निराला आदि लोगों ने इसको हवा दिया और जिसमें नागार्जुन का नाम भी लिया जाता है। निराला है, नागार्जुन है और भी कवि लोग हैं। तो इन्होंने प्रगतिवाद की भावनाओं को जगाने का प्रयास किया है।
गरीब जनता के प्रति ध्यान दिलाने का प्रयास किया है। फिर उसके बाद आया प्रयोगवाद। अब ये प्रयोगवाद में नए नए प्रकार के प्रयोग हिंदी साहित्य में होने लगे। छंद, अलंकार और शब्द चयन में भी नए क्या कहते हैं नवीनता लाने का प्रयास, और इसके लिए प्रयोग हुए। वो फ्राइड के मनोविज्ञान का भी प्रभाव इस काल में हम देख सकते हैं। जो अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अग्नेय का जो काव्य नहीं उपन्यास है, शेखर एक जीवनी भाग 1 भाग 2, शेखर एक जीवनी में उन्होंने अपने पात्र शेखर के द्वारा जो है मनोविज्ञान को बताया है। फ्राइड का मनोविज्ञान, शेखर के मन और मस्तिष्क में जितनी भावनाएं उठती है और कैसे कैसे वो सोचता है, मनुष्य जो है कैसी स्थिति में कैसे विचार उसके भीतर आते हैं, ये सारा मनोविज्ञान का प्रभाव अज्ञेय की रचनाओं पर हम देख सकते हैं। और ये प्रयोगवाद का काल उसके बाद आया, और प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अग्नेय माने जाते हैं। और उनसे पहले का जो प्रगतिवाद काल है, वो प्रगतिवाद में 4 मैंने कवियों के नाम आपको बता दिए हैं। फिर उसके बाद छायावाद का आरंभ पल्लव की भूमिका से शायद माना जाता है। प्रसाद के रचनाओं से छायावाद का आरंभ माना जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नई कविता का समय 1953 से आरंभ हुआ। देश की आज़ादी के लगभग 6-8 साल के बाद एक नई कविता का दौर हुआ, और वो दौर ही आज तक मौजूद है। ये आधुनिक काल का काल विभाजन है। ये जो आधुनिक काल या 1900 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो 1900 से आरंभ हुआ, वो 1900 से आरंभ होने के बाद उसमें कैसे परिवर्तन आए, उसमें कितने मोड़ आए, किन किन दिशाओं से ये साहित्य गुजरा, इसको जो है देखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये आधुनिक काल के जो विशेषताएं हैं वो ज़्यादा है, और इसमें हर काल के लिए आपको विशेषताएं लिखना पड़ता है। तो आपको जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा वो आधुनिक काल से एक पूछा जाएगा और रीति काल से एक पूछा जाएगा। तो रीति काल में जो है बहुत कम क्वेश्चंस आपको है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि रीति काल की काव्य धाराएँ 3 प्रकार की है, वो क्वेश्चन एक बन सकता है। तो उसके बाद रीतिकाल की परिस्थितियाँ, रीतिकाल की परिस्थितियाँ जो 4 मैंने आपको बताया, उस पर एक क्वेश्चन बनता है। फिर रीतिकाल की विशेषताएँ, अब विशेषताओं को प्रवृत्तियाँ भी कहा जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, या नहीं तो इसमें से 2 क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे परफेक्ट। अगर 3 क्वेश्चन परफेक्ट पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से एज पर माई गेस आपको परीक्षा में ये बहुत आसानी से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको 50% चांस है। और 2 क्वेश्चन, एक रीतिकाल से आता है और एक आधुनिक काल से आता है। अब आधुनिक काल में देखिए हमको पढ़ना होगा तो लगभग 4 जो काल है, 5 काल है, 4-5 काल है, यूँ कहूँ तो 6 काल। ठीक है, इसमें 1-2 हम डिलीट भी कर लेंगे, 4 इंपॉर्टेंट भी मान लेंगे। तो 4 कालों की विशेषताओं को भी हमको पढ़ना होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भारतेंदु युग की विशेषताएं, फिर उसके बाद जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग की कविता की विशेषताएं, छायावाद की काव्य की विशेषताएं, प्रगतिवाद के काव्य की विशेषताएं, प्रयोगवाद काव्य की विशेषताएं, नई कवि की विशेषताएं। 6 क्वेश्चन से बनते हैं आपके लिए। फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है परिस्थितियाँ, आधुनिक काल की परिस्थितियाँ। तो लगभग 6-7 क्वेश्चन आधुनिक काल से बनेंगे आपको पढ़ने के लिए, लेकिन रीतिकाल के लिए आपको 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो देखो आप अपनी तरफ से सोचिए, और रीतिकाल अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको ज्ञान को बटोरना है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और सुनना भी बहुत ज़रूरी है। क्लासेस आप ये जो सुनते हैं ना, ये क्लासेस सुनने में आपके दिमाग में जो बैठता है ना, उस तरह से आप पढ़ने पर नहीं बैठता है। क्लास सुनने के बाद अगर तुम उसको पढ़ते हैं तो बात और भी अच्छा स्पष्ट रूप से समझ में आती है। क्या बात है भैया, 40 मिनट का टाइम होने के बाद भी जूम ऐप वाले जो है हमको ये क्लास कट नहीं कर रहे हैं।
हमारे ऊपर मेहरबान हो गए, क्या बात है? हैं? आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? ओमकार, ओमकार, सुनाई दे रही है। परीक्षाओं के बारे में कुछ जानकारी मिली? नहीं सर, और कुछ भी नहीं सर, वही जो बोले सर नेक्स्ट मंथ से। हाँ, नेक्स्ट मंथ मीन्स जून में होने की संभावनाएं हैं परीक्षाएं। हाँ सर, जून 15 से बोल रहे थे। अच्छा, तो फिर वो परीक्षाओं का जो पेपर जांचना है, फिर वो उसके बारे में कुछ जानकारी हुई या नहीं? तो नहीं सर, वो लिखने वाले सबको पास करेंगे ऐसा कुछ सुनने में आया? वैसा कुछ नहीं सर, क्वेश्चन जो है ऑप्शन ज्यादा बढ़ा के देते बोल के बोल रहे थे, और 3 घंटे का टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे में रखते बोल। अच्छा, फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे एग्ज़ाम को। हाँ सर, एग्जाम तो रहेगा बोल रहे थे। हाँ, एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम की फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे, लेकिन उसमें ढंग में परिवर्तन रहेगा। फिर उसके बाद पेपर जांचने में भी थोड़ा छूट रहेगी, उतना ज़्यादा पकड़ नहीं रहेगी, और किसी भी हाल जो है विद्यार्थियों को पास करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पेपर पूरा उन्हें वाइट दे दिया उसको पास कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। और गायत्री सर। हाँ, और समझ में आई क्लास हमारी? और तुम्हारे क्लासेस कितने हो रहे हैं? हाउ मेनी क्लासेस यू आर अटेंडिंग एवरी डे? सर एक ही क्लास अटेंड नहीं हुए थे, पूरा क्लास अटेंड हुए थे सर हम। आज या डेली? नहीं सर, डेली एक क्लास सर, एक दिन क्लास नहीं अटेंड हुए थे। ओहो, अटेंडेंस, योर अटेंडेंस प्रॉम्प्टली यू आर अटेंडिंग द क्लासेस एवरी डे। So how many classes per day? So all subjects? सर डेली सर 3 मिनिमम। श्रीदेवी, आपको समझ में आया ये जो क्लास में आज पढ़ाया? हेलो श्रीदेवी। गुड आफ्टरनून सर, समझ में आया सर। वेरी गुड आफ्टरनून। तकरीबन हमारा सिलेबस पूरा समाप्त हो गया, तो उसके बाद हम चाहे तो रिवीजन करेंगे। 4-5 दिन और हमारे पास है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और भी हम पढ़ सकते हैं। ऑफिशियली तो हमारे 15 तारीख तक है, 16 से छुट्टी डिक्लेयर है, लेकिन आप लोग चाहे तो उसके बाद भी अगर कुछ डाउट्स है या क्लास सर हम क्लास कंटिन्यू करेंगे और भी हम सुनना चाहते, तो हम फिर और थोड़े दिन और क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑफिशियली 15 तारीख है, ठीक है। तो ये आधुनिक काल होने के बाद अब जो रचनाकारों के बारे में परिचय है, ये रचनाकारों का परिचय तो आपको जो ऊपर पढ़ाए गए हैं वही है। उसके बाद जनरल ऐसे है, उसके बाद तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। अब हम रिवीजन कर सकते हैं बाद में, पहले आधुनिक काल होने दीजिए। लगभग 4 दिन तो लगेंगे इसको। अच्छा, प्राइवेटली क्या नाम है भाई? आमिर तुम नहीं? आमिर है नाम, तुम जो लिखे वो नाम पढ़ने नहीं आ रहा, वो जो अंदाज से लिखे ना, कलरफुल नाम लिखे। राइट। सो आज जो है ग्रामर का, ठीक है, आपको ग्रामर नहीं है, आपको फिर भी एक बार ग्रामर आपको नहीं है, मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ आपको फर्स्ट ईयर में थोड़ा ग्रामर था, अभी आपको कुछ भी ग्रामर नहीं है। क्या है मालूम है आपको? ये बोधगम्य प्रश्न, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना, यही आपका छोटा ग्रामर है। क्या है? पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पैराग्राफ पढ़ के उसके क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हाँ, तो ये जो है आपको ग्रामर नहीं है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आपको कोई ग्रामर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हमारा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट अभी एक ज्वाइन हुआ, सो हमारी क्लास 50 मिनट की हो गई लगभग। अब ये जूम वाला जो है टाइम बढ़ा दिया, मेहरबान हो गया हम पे। तो फिर हम कल 2 बजे मिलेंगे। आई लव यू। हाँ सर, ओके राइट।